नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं भारत की नदियों को लेकर काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी डिटेल में हमने बात की है। अब तक हमने भारत की यहाँ से निकलकर इस दिशा में जाने वाली सभी नदियों को लेकर बात की है। हमने जम्मू कश्मीर, लद्दाख की सारी नदियों की लगभग बात कर ली है। मतलब हमने सिंधु तंत्र को लेकर कंप्लीट उसको पढ़ा है, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है और उसके बाद कुछ जानकारियाँ छूटी है तो वो आपको गाइडों में मिल जाएगी, लेकिन एक बेस हमने इन नदियों को लेकर बना दिया है। अब आज शुरुआत करेंगे हम गंगा नदी के तंत्र को लेकर। गंगा नदी क्या होती है सबसे पहले तो, और इसका उद्गम कैसे हो रहा है, ये नदी किन नदियों में शामिल की जाती है, इसकी आकृति कैसे बनती है, क्या ये नदी पहले ही मौजूद थी या नदी ये बाद में इसका ये निर्मित हुई है, इसका निर्माण हुआ है। तो सारी चीज़ें, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। जैसे कि सिंधु नदी को लेकर हमने बात की, हमने कहा था कि ये नदी कोई नई नदी नहीं है जो अभी बनी हो, ये नदी पुरानी है। हिमालय से पहले ये नदी बहा करती थी। हिमालय जैसे जैसे बनता रहा ये नदी उस जमीन को काटती रही और ये बहती रही। हमने जो भी बात की वो सिंधु नदी को लेकर की, जो यहाँ से निकलती है बहते हुए फिर यहाँ पे पाकिस्तान में चली जाती है। अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास गंगा नदी के तंत्र को लेकर। इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो ये पॉइंट देखिए जो हमने यहाँ पे लिखा है। इसमें हमको बात करनी है गंगा नदी तंत्र को लेकर। गंगा का जन्म कहाँ पे हुआ, और ये 5 प्रयाग है जिनसे मिलकर गंगा नदी बनती है। ये प्रयाग जब नदी में मिलते हैं गंगा नदी के अंदर, तब हम एक नदी का नाम देते हैं और उसको हम कहते हैं गंगोत्री या गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी का निर्माण जन्म वहाँ से होता है। उसके बाद गंगा नदी का जो मार्ग है, किस मार्ग में ये नदी बहती रहती है, और इस मार्ग के दो आप इस क्षेत्र में कितनी नदियाँ आती है, इस मार्ग को क्या कहते हैं, जैसे गंगा का मैदान हो गया, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद गंगा में मिलने वाली जो सहायक नदियाँ हैं, जो काफ़ी सारी सहायक नदियाँ गंगा में आके मिलती है, उन नदियों को लेकर हमको चर्चा करनी है। तो शुरुआत करते हैं काफ़ी बेस से, काफ़ी सरल तरीके से, ध्यान से सुनना और पूरी क्लास को देख के जाना। सबसे पहले आप भारत का मैप देखिए। भारत के मैप में आप देखोगे तो आपको 4 या 5 भारत के टुकड़े आपको मिलेंगे। किस प्रकार से देखना, यहाँ तक जब हम देखते हैं, यहाँ से लगाकर ये हिस्सा हो गया और फिर ये पूरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा जब हम देखते हैं, ये जब हिस्सा हम देखते हैं भारत का, ये वाला, ठीक है, तो हमको ऐसा लगता है कि भारत के अंदर जमीन नहीं है, बल्कि बस पर्वत ही पर्वत मिलते हैं। ऊंची ऊंची चोटियां मिल रही है, ऊंची बड़ी बड़ी घाटियां मिल रही है, ग्लेशियर हमको मिल रहे हैं। सब जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ हमको नज़र आ रहा है। उधर से ठंडी हवाएं आ रही है तो पूरी तरीके से हम ठंड पड़ रही है। बिल्कुल ही मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसा देश है कि पृथ्वी के ऊपर जो जो शीत जलवायु हमको जहाँ पे मिलती है, हमको ये बस भारत में ही देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसके दक्षिण में आते हो तो आपको एक हिस्सा मिलता है, इस प्रकार से। आपको ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ मिट्टियों वाला देश है, यहाँ पे तो बस समतल जमीन है और बस मिट्टियाँ मिलती है और काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है, जो चाहो आप यहाँ पे उगा सकते हो। जैसे राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि हम ज्वार उगा सकते हैं, बाजरा उगा सकते हैं, ठीक है, ऐसी वस्तुएं, सरसों उगा सकते हैं, गेहूँ उगा सकते हैं। ऐसी वस्तुएं ज़्यादा उगाई जा सकती है जो वहाँ पे उनकी मतलब पानी की कमी काफ़ी कम है। वहाँ पानी काफ़ी कम है तो जहाँ पे पानी की ज़रूरत काफ़ी कम होती है वहाँ पे फसलें उगाई जा सकती है, वैसी फसलें। लेकिन बाजरा यहाँ पे उगाया जा सकता है, यहाँ पे ऐसी कोई नहीं बाजरा, बल्कि बेहतर तरीके से और काफ़ी शानदार बाजरा उगाया जा सकता है। यहाँ पे हर एक वस्तु उगाई जा सकती है, हर एक फसल उगाई जा सकती है। वस्तु का मतलब वो भी एक वस्तु ही है वैसे भी। तो ये जो मिलता है हमको, ये फिर गंगा का मैदान मिलता है। और यहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि जैसे मिट्टियाँ बिछी हुई है और काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। हर साल यहाँ पे नदियाँ बाहर लाती है, नवीन मिट्टी यहाँ पे जमा देती है। लेकिन इसी के उलट यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, इसको इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि गंगा नदी तंत्र को बेहतर समझने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नदी का निर्माण एक खाई में मिट्टी भरने से इस नदी बनी है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे हमने ये इसको क्यों मिटाया।
इसलिए मिटाया कि यहाँ पे जो समुद्र आप आज हमको मिलता है अरब सागर, इधर तो पाकिस्तान हो गया वैसे, लेकिन पहले ये पाकिस्तान भी नहीं था। पहले यहाँ पे जो हमने निशान बनाया है ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे पानी भरा हुआ था, ठीक है, पानी था। और यहाँ पे भी ये इलाका भी पूरा पानी से निर्मित इलाका था। पानी से निर्मित होने का मतलब है कि किसी जगह पे अगर पानी भरा हुआ है तो वो जगह अपने आप में काफ़ी गहराई रखती है। जैसे तालाब हो गए, तालाब के अंदर पानी तब भरा जाएगा जब वो अंदर से गहरे होंगे। जैसे कि कोई नदी है तो नदी अंदर से गहरी होगी तब उसके अंदर पानी बहेगा। अगर बिल्कुल ही समतल ज़मीन है तो वहाँ पे फिर उसको नदी नहीं कह सकते हम, वो तो फिर एक बाढ़ का काम करेगी कि सब जगह पानी ही पानी है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे गहराई में पानी गुजर रहा हो। तो ये जो इलाका है पूरा, ये इलाका पहले पानी से ही ढका हुआ था बिल्कुल ही, और काफ़ी गहराई वाली ज़मीन थी। अब बात आती है कि ये प्लेट और ये प्लेट, इसको हम कहते हैं एशियन प्लेट, ठीक है, एशियन एशियन प्लेट। और इसको हम कहते हैं अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। दो प्लेट है। अब एक प्लेट तो ये हो गई, जो खाली हिस्सा आपको दिख रहा है, एक प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट ये हो गई। ये हिमालय का कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये पानी है यहाँ पे जो भरा हुआ है, हिमालय भी नहीं था। इस हिमालय नहीं होने के कारण तो हम कैसे कहते हैं कि नदियाँ पूर्ववर्ती नदी है? सबसे पहली बात तो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हिमालय तो नहीं था, लेकिन इस जमीन के ऊपर और भी ज़मीन थी, ठीक है। ये तो गहराई वाला पानी हो गया, लेकिन ऊपर जो प्लेट थी वो एशियाई प्लेट जो थी उसके ऊपर ही नदियाँ बहा करती थी। जो सिंधु नदी है ये बहा करती थी। तो जैसे ही ये प्लेट इस प्लेट से टकराती है तो ऊपर उठती है, दो प्लेटें आपस में टकराती है तो वहाँ पे जमीन ऊपर उठ जाती है। और हो सकता है कि एक प्लेट नीचे धंस गई हो जिससे दूसरी प्लेट ऊपर उठी हो, सिंपल सी बात है। तो ऊपर उठने के कारण यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला बन गई जिसको हम हिमालय कहते हैं। इस पर्वत श्रृंखला के अंदर 4 या 5 प्रकार के हिमालय देखने को मिलते हैं। शिवालिक हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय, अलग अलग घाटियाँ देखने को मिलती है, भ्रंश हमको देखने को मिलते हैं अलग अलग। तो हर हिमालय से कुछ नदियाँ निकलती है, ध्यान से सुनना और इस बात को समझना। जैसे मान लो कि पर्वत श्रृंखला है, एक बार नहीं टकराई ये प्लेट और ये प्लेट एक बार नहीं टकराई, ये बार बार टकराती रही। इनकी हर बार टक्कर हुई, हर बार टक्कर होने के कारण थोड़ी ऊपर उठती, थोड़ी ऊपर उठती, और जैसे ही ऊपर उठती तो इनके बीच में भ्रंश बनने लग जाते। जैसे बार बार टकराती है, बार बार ऊपर उठती, बार बार टकराती, बार बार ऊपर उठती, इसके कारण इनके अंदर भ्रंश बनने लग गए। अब हमें पता नहीं चलता है कि नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है या यहाँ से निकलती, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। कोई भी नदी का यहाँ से भी निकल रही है तो भी वो जमीन के अंदर बह रही है। जैसे राजस्थान में अंतर्प्रवाह की नदियाँ होती है, वैसे हिमालय के अंदर मिलती है, हिमालय के अंदर मिल रही। हमको देखना कहाँ पे शुरू होती है? यहाँ पे, इस जगह पे, ये दक्षिणी हिमालय जो है, दक्षिण में हिमालय में हमको ये नदियाँ दिखने स्टार्ट होती है, और यहीं से हमको गंगा नदी दिखनी स्टार्ट होती है। मतलब इस प्लेट और इस प्लेट के टकराने के कारण ये जो सागर था, ये जो 33 सागर था, ये 33 सागर उनका पानी तो चला गया, ये जमीन ऊपर उठ गई। लेकिन यहाँ पे एक खाई छूट गई, जिस खाई को भरने का काम किया किसने किया? एक तो इसने किया। देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझना, प्लेटें आपस में भले टकराई भी हो, इस तरह से टकराई हो, तो ये प्लेट इधर से ऊपर उठी हुई है, ये प्लेट ऊपर उठी, तो बीच में तो भी खाई बन रही है, ठीक है। तो इस खाई को भरने का काम किसी ने किया है तो वो इन नदियों के द्वारा किया गया, लेकिन सिर्फ गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। हिमालय से आने वाली जितनी भी नदियाँ गंगा नदी में मिल रही है, सारी नदियों ने इसको भरने का काम किया है। इधर इस नदी को भरने का काम किया है, तो यहाँ पे भी इस पॉइंट को समझ लेना। आपने देखा है कि एक नदी निकलती है, एक नदी बहती है, ठीक है, जो नदी सरस्वती नदी कहलाती थी पहले। ये कहा जाता है कि यहाँ पे सतलज नदी जो जा रही है, इधर सिंधु मिल रही है, वो सतलज नदी नहीं हुआ करती थी, और हुआ भी करती थी तो वो सरस्वती की सहायक नदी थी, और उसका पानी इधर आता था। तो इधर जब मिट्टी ज़्यादा आने लगी और ये भाग ऊपर उठ गया, ज़्यादा मिट्टी, तो उस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और इधर जाने लगी है, ठीक है। इस तरह की होती है। तो इधर तो जमीन ऊपर है और मरुस्थल बन गया है पूरा, तो पानी की कमी है, तो इधर तो नदियाँ काफ़ी कम बहती है, लेकिन ये तंत्र है पूरा जहाँ पे इस नदी बिछी हुई है और बहती है।
अब ये जो गंगा नदी है, ध्यान से सुनना, ये जो गंगा नदी है, इसका वास्तविक निर्माण कहाँ से होता है हमको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? हमने आपको इसीलिए इतना डिटेल में बताया। ये अलग अलग ब्रंच बने हैं, अलग अलग घाटियां बनी है। मतलब कि जैसे ये दो प्लेट हैं, ठीक है, आपस में टकराई तो एक प्लेट नीचे चली गई, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ठोकर लगी होगी तभी वो प्लेट रुकने का काम किया होगा। जैसे कि मान लो दो प्लेट है और एक प्लेट नीचे चली गई, तो इस तरह की ठोकर होगी यहाँ पे कोई, ठीक है, इसलिए प्लेट रुक गई। लेकिन एक झटका और लगता है और एक प्लेट नीचे खिसक जाती है, तो वापस एक ठोकर और आई होगी इससे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक हाईवे बन रही है, वो प्लेट नीचे जा रही है तो इधर से तो ऊपर उठी हुई है। तो बीच में जो खाई का भरने का काम किया वो इन नदियों ने। लेकिन ये नदी कहाँ से निकल रही है हमको नहीं पता है। हिमालय की कितनी नदियाँ निकलती है, कहाँ से निकलती है, जो हमको नहीं पता है। जैसे कोई नदी, जैसे चंबल नदी है, वो नदी कहाँ से निकलती है उसका आसानी से हम पता लगा लेते हैं कि वो कहाँ से निकलती है, क्योंकि काफ़ी सारी नदियाँ मिलके वो बहने लगती है सहायक नदियों से। लेकिन हिमालय के मध्य से नदियाँ निकलती है, मतलब ये जादू होता है कि हाँ यहाँ से पानी आ गया, इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गई हो, अगर नहीं आई हो तो कमेंट करना, हम इसको मैप के द्वारा काफ़ी अच्छे से और एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम चलते हैं 5 प्रयाग की तरफ कि गंगा नदी का हमको नहीं पता है कि कहाँ से निकली है, फिर हम कैसे कहते हैं कि ये गंगा नदी है। तो इसको समझना। हमारा पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं अब, जिसमें हमने आपको कहा कि गंगा का जन्म कहाँ पे हुआ और कैसे कहते हैं। गंगा का जन्म और पंचप्रयाग, ठीक है, नोट्स भी बनाती हैं तो आप आसानी से इनको उतार पाओगे। कोई निश्चित बिंदु नहीं है, सबसे पहला पॉइंट ही हमारा यही है, जो सरल करने के लिए कोई निश्चित बिंदु नहीं है इस गंगा नदी का कि कहाँ से निकलती है। लेकिन एक नदी है जिसको अलकनंदा नदी कहते हैं, एक नदी है और मुख्य रूप से उसी को कहा जाता है कि यही मेन नदी है, इसके साथ सारी नदियाँ मिलने लगती है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है अलकनंदा। अलकनंदा नदी स्थान है बद्रीनाथ से निकलती है, संतोपत ग्लेशियर से। अब ध्यान से सुनिए, एक ग्लेशियर है, ठीक है, ग्लेशियर से निकलती है, मतलब कि बर्फीला स्थान, पिघलता है और पानी वहाँ से पिघलता रहता है और पानी जाता रहता है। ये बद्रीनाथ काफ़ी ऊंचाई वाली जगह है, संतोपत लिख रखा है, देख लो, मतलब संत का नाम आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि किसी चोटी पे ऊंचाई से ये नदी निकलती है। ग्लेशियर के माध्यम से नदी निकलती है बद्रीनाथ में, उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है। जैसे ही आगे बढ़ती है तो ये अलकनंदा नाम से इसको जाना जाता है, इस नदी को। जो ये आगे बढ़ रही है, देखो ध्यान से, ये आगे बढ़ रही है, इसको जाना जाता है। जैसे ही आगे बढ़ती है, अलकनंदा में मिलने वाली 5 नदियाँ इसमें आके मिलती है, इसी को कहते हैं पंचप्रयाग। सबसे पहले विष्णु प्रयाग। ध्यान से मैप को जूम कर लेना, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ रही होगी, तो इसको जूम करना और ध्यान से देखना। हमने एक लाल डॉट यहाँ पे लगाया है और एक नदी इधर से निकाली है। नहीं पता है कि नदी कहाँ से आ रही है, लेकिन ये नदी अलकनंदा नदी में आके मिलती है और इसको कहते हैं विष्णु पराग। और इस नदी का नाम है धौली गंगा, धौली नदी इसको कहा जाता है। और ये चामोली उत्तराखंड से निकलती है, मतलब उत्तराखंड में अलकनंदा में मिल जाती है, इसको एक प्रयाग कहते हैं। कोई ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये मैप बनाना है और जस्ट इसी मैप के सामने इस तरह की सारणी बना के लिख देना बस। सारी नदियाँ उत्तराखंड से निकलती है, कोई भी नदी उत्तराखंड से बाहर नहीं है। ऐसे आके मिल रही ये है, ऐसे 2 नदी आके मिल रही है, ठीक है। अब देखना, दूसरा प्रयाग बनता है वो है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग नंदाकिनी, मंद प्रयाग मंदाकिनी, ठीक है। नंद प्रयाग अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, ये भी चामोली में मिलती है, ठीक है। दूसरा डॉट ध्यान से देखो यहाँ पे लगा रखा है, चामोली में आके मिल रही है। तीसरा है कर्ण प्रयाग। पिंडर अलकनंदा चामोली में आके मिलती है, ये भी चामोली में। पिंडर नदी और अलकनंदा को हम कहते हैं कर्ण प्रयाग, ये भी यहाँ पे ये तीसरा डॉट लगा रखा है। फिर 2 नदियाँ हैं, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी को रुद्रप्रयाग कहते हैं, देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा टिहरी गढ़वाल, ठीक है, जिला, टिहरी जिला है, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल जिला है, यहाँ पे मिलती है। और ये सब उत्तराखंड में ही है, सब कहाँ पे है, उत्तराखंड में ही है। अब इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट हमारे लिए, गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, गंगा नदी कहाँ पे गंगा नदी बन जाती है। भागीरथी प्लस अलकनंदा नदी जहाँ पे मिलती है टिहरी गढ़वाल जिला में, देवप्रयाग में, वहाँ से गंगा नदी का नाम पड़ जाता है।
गंगा नदी, ये हमने जो पॉइंट छोड़ दिया था, अब इसको समझते हैं। इसको कहते हैं भागीरथी नदी। भागीरथी नदी अलकनंदा में आके मिलती है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जिला, गोमूत्री गौमुख में। ठीक है, असली गंगा यही है, इसको ही कहते हैं असली गंगा।